अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत करने वाले सलमान मोमिका की मौत की इत्तला। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी मलून की मौत की खबर। घर में मुर्दा हालत में पाए जाने की कही जा रही है बात। सेवन 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से दहल उठा ताइवान। कई बिल्डिंग्स गिर गई। सुनामी का अलर्ट जारी। मुतादिद हलाकतों का जाहिर किया गया है खदशा। गैर मुल्की NGO की गाड़ी पर इस्राएली हमले में 7 इमदादी कारकुन हलाक। हमास ने कहा, गजा को इमदाद पहुंचाने वालों को खौफजदा करना है इसराइल का मकसद। आलमी पैमाने पर इसराइल की शदीद मजम्मत। तुर्की के शहर इस्तांबुल के नाइट क्लब में लगी भयानक आग। आतिशबाजी के वाक़े में 29 अफराद की मौत। रिनोवेशन के हो रहे थे काम। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने बातों बातों में कह दी बड़ी बात। कहा, ये इलेक्शन सिर्फ रस्मी कार्रवाई है, वरना इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। और आज शाम तक जेल से बाहर आएंगे आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह। पासपोर्ट सरेंडर करने और ED को अपने हर दौरे के बारे में बताने की शर्त पर मिली जमानत। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्वीडन में कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत करने वाला इराक़ी निज़ाद सलमान मोमिका नॉर्वे में अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया। सोशल मीडिया पर रेडियो जिनेवा के अकाउंट से किए गए ट्वीट में दावा किया गया है कि 37 साल सलमान मोमिका की लाश नॉर्वे में उसके घर से मिली है, ताहम मौत की वजह नहीं पता चल सकी है। रेडियो जिनेवा के ट्वीट के मुताबिक जिन लोगों ने सलमान मोमिका की मौत की तस्दीक की, जिन ट्विटर अकाउंट से की थी, उन्हें 1 मिलियन अफराद ने देखा, ताहम फिर ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। रेडियो जिनेवा ने अपने ट्वीट में मज़ीद कहा कि इस खबर की तस्दीक की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सलमान मोमिका इराक से फरार होकर 2018 में स्वीडन पहुंचा था और उसे 2021 में स्वीडन का रिहायशी इजाज़तनामा दिया गया था। जून 2023 में सलमान मोमिका ने एक मस्जिद के बाहर कुरान मजीद के औराक को जलाने की नापाक जसारत की थी। बादज़ा कागजी कार्रवाई मुकम्मल न होने पर स्वीडन ने सलमान मोमिका की सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद वो गुज़िश्ता महीने नॉर्वे चला गया था। ताइवान को 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने हिला कर रख दिया है। ज़लज़ले से कई बिल्डिंग्स गिर गईं और सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ताइवान में आने वाले शदीद ज़लज़ले से मुतादिद अफराद की हलाकतों का खदशा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:58 पर लेन शहर से 18 किलोमीटर साउथ में आया। उसके बाद जजीरे भर में कई आफ्टर शॉक्स भी आए, जिनकी शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़राए ने बताया कि ज़लज़ले के नतीजे में समंदर में 3 मीटर बुलंद लहरें पैदा हुई, जिसके पेश नज़र सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए और दारुल हुकूमत ताइपे के कई इलाकों में बिजली की फराहमी रोक दी गई। सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक बुध को आने वाला ज़लज़ला साल 1999 के बाद ताइवान में आने वाला सबसे शदीद ज़लज़ला है, जिसमें 2400 अफराद हलाक और 10,000 दिगर जख्मी हुए थे।
इसराइली फ़ौज ने गजा के वस्ती इलाके में वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामी गैर मुल्की NGO की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 मुलाजमीन हलाक हो गए। ज़रा के मुताबिक हमास ने इसराइली हमले को इमदादी कारकुनान को खौफजदा करने की साजिश करार देते हुए कहा कि सिहूनी रियासत गजा में इमदादी कामों को रोकना चाहती है। इसराइली फ़ौज ने NGO की 3 गाड़ियों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो गोदाम में इमदादी सामान उतार कर वापस लौट रहे थे। गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। NGO ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि हमले में मारे गए 7 मुलाजमीन का ताल्लुक फ़लस्तीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और ब्रिटेन से है। 2 अफराद के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी शहरियत भी थी। NGO ने वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा कि गाड़ी की नक़्ल व हरकत से मुताल्लिक़ इसराइली फ़ौज को आगाह कर दिया गया था, उसके बावजूद निशाना बनाया गया। उधर NGO की गाड़ियों पर हमले की खबर वायरल होने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फिर इसराइल के लिए गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइली PM नेतन्याहू ने इस वाक़े पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए एतराफ़ किया कि इसराइली फ़ोर्स से गलती हुई। वहीं इसराइल के सदर इसहाक हर्ज़ोग ने इस वाक़े पर माफ़ी मांग ली है। रूसी एयरफोर्स ने वॉर प्लेन्स और ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन की तवानाई तनसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक रूसी हमले के बाद उसकी 80% पैदावारी सलाहियत का खात्मा हो गया है। TTEK एनर्जी होल्डिंग कंपनी के 6 में से 5 थर्मल पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी एनर्जी कंपनी के सरबराह की जानिब से जंग शुरू होने से अब तक इसे एनर्जी सिस्टम पर सबसे बड़ा हमला करार दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि दिनाई पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और एक डैम को भी निशाना बनाया गया है और उनकी बहाली के काम में अब बरसों लगेंगे। रूस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उसे अफगानिस्तान के तालिबान रहनुमाओं के साथ अहम मामलात पर बातचीत की ज़रूरत है और वह तालिबान को पाबंदी लगाई गई दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के लिए काम कर रहा है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारे बिल्कुल करीब वाक़ है और हम किसी न किसी तरीके से उनके साथ बातचीत करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि उसने नए सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरियन मीडिया के मुताबिक ये टेस्ट नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की निगरानी में किया गया। इस हवाले से किम जोंग उन ने कहा कि मुख्तलिफ रेंज के तमाम टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक ग्रेड मिसाइलों को मुकम्मल सॉलिड फ्यूल में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियों के बावजूद मिसाइल और जौहरी हथियार बना रहा है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के सूबे जमफारा में मस्जिद पर मुसल्लह अफराद के हमले के नतीजे में एक शख्स शहीद जबकि मुतादिद शहरियों को अगवा कर लिया गया है। TRT के मुताबिक मुसल्लह हमलावरों ने कल रात सूबे जमफारा की दारुल-हुकूमत गासाओ की मस्जिद में नमाजियों पर हमला कर दिया। हमले में एक शख्स शहीद हो गया और मुतादिद को अगवा कर लिया गया है। सूबे जमफारा के पुलिस तर्जुमान मोहम्मद शेखो ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। तुर्की के शहर इस्तांबुल के नाइट क्लब में रिनोवेशन के दौरान आग लग गई जिसने 29 अफराद की जान ले ली। गवर्नर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रिपोर्ट के मुताबिक आग 12:47 पर लगी और फायर फाइटर्स ने घंटों बाद ही इस पर काबू पाया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट से EVM से VVPAT का मुवाजना करने के मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है।
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना की क़यादत वाली बेंच के रूबरू ईवीएम मामले का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इस मामले पर जल्द समाअत की जाए, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस हफ्ते देखेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की अपील करने वाली दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और मरकज की मोदी सरकार से पीर को जवाब मांगा था। असम के सीएम और बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुल्क की जमहूरी सूरत हाल पर ही सवाल उठा दिया है। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से चुनने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में और कोई मुद्दा है। शर्मा ने आगे कहा कि ये महज एक रस्मी कार्रवाई ही है कि हर 5 साल पर हमें वोटिंग करना पड़ता है, वरना इस इलेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये लोकसभा इलेक्शन सिर्फ रस्में पूरी करने के लिए है। बता दें कि लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, उसके नतीजे 3 जून को सामने आएंगे। राहुल गांधी ने आज 3 अप्रैल को लोकसभा इलेक्शन के लिए वायनाड में अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ एक रोड शो भी किया और जलसे से खिताब भी किया। राहुल गांधी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सामने आई तस्वीरों में राहुल गांधी का काफिला लोगों के दरमियान घिरा हुआ दिखाई दिया। ഈ നാടിന്റെ ശബ്ദം നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ പരശുവെങ്കലിന്റെ പാതയോരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഈ നാടിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മായി solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Like we do from all families, I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാടിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗമാകുന്നത് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. ഞാൻ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കൊച്ചു സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് In the houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that. എനിക്ക് പ്രിയങ്കയുള്ളതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിലെ ഓരോ വീടുകളിലും എനിക്ക് സഹോദരനും സഹോദരിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, അതിലെനിക്ക് അഭിമാനവുമുണ്ട്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की हालत नॉर्थ ईस्ट जैसी रियासतों में ऐसी हो गई है कि वहां उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो जारी करते हुए चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के 30 इलाकों के नाम बदलने पर बात की। उन्होंने कहा कि मोदी के मंत्री एस जयशंकर का इस बारे में जवाब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काफी शर्मनाक है। प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते और उनके विदेश मंत्री पता नहीं चीन से इतना क्यों घबराते हैं। चीन ने हमारे अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल दिया,
जब ये सवाल विदेश मंत्री जयशंकर जी से पूछा गया तो उन्होंने तपाक से पलट के कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो आपका घर मेरा थोड़ी हो जाएगा। अरे जयशंकर जी, ये आपके घर की नहीं, इस देश की सरजमी, हमारी सरजमी की बात हो रही है। उस सरजमी की बात हो रही है जिसके लिए करोड़ों लोगों ने शहादत दी है। उस सरजमी की बात हो रही है जिसकी भूभागीय अखंडता के लिए लाखों नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उस सरजमी की बात हो रही है जिसकी रक्षा के लिए तपते हुए रेगिस्तान और हड्डी गलती हुई ठंड में सियाचिन में आज भी सैनिक मुस्तैदी से खड़े हैं। उस भूभागीय अखंडता की बात हो रही है जिसकी रक्षा में सरहद पर जब जवान शहीद हो जाता है और तिरंगे में लिपटा हुआ शव वापस आता है तो उसके बूढ़े माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े की उस बलिदान पर फख्र करते हैं। आप वही है ना जिन्होंने कहा था चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। लानत है आपकी सोच पर, क्योंकि आप जैसों की सोच हमारी सेना के पराक्रम, उनके शौर्य की खिल्ली उड़ाती है और उनके मनोबल को ठेस पहुंचाती है। शर्म कीजिए और माफी मांगिए। दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने संजय सिंह को कुछ शर्तों की बुनियाद पर जमानत दी है। इन शर्तों में अहम तौर से पासपोर्ट सरेंडर करना और ईडी को कहीं जाने से पहले अपना स्केड्यूल बताना है। कोर्ट में संजय सिंह की बीवी की जानिब से 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड भरा गया। इस दरमियान आप कारकुन तिहाड़ जेल के बाहर जमा हुए और संजय सिंह के हक में नारे लगाए। इस दौरान बताया गया है कि आज शाम तक संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। हमने कहा था 21 मार्च हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। पिछले साल हरियाणा के नूह में हुए वायलेंस के दौरान गिरफ्तार हुआ बिट्टू बजरंगी फिलहाल जमानत पर बाहर है, जिसका एक शख्स को पीटते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो एक शख्स को डंडे से मार रहा है और साइड में एक पुलिस वाला भी खड़ा है जो उसे मारते हुए देख रहा है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता।
बेल पर बाहर जेल से बाहर आए एक मुलजिम का एक दूसरे शख्स को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब इस पर क्या कार्रवाई होगी। अयोध्या का और बता रहा है अयोध्या का। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत करने वाले सलमान मोमिका की मौत की इत्तला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। मलून की मौत की खबर घर में मुर्दा हालत में पाए जाने की कही जा रही है बात। सेवन 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से दहल उठा ताइवान, कई बिल्डिंग्स गिर गई। सुनामी का अलर्ट जारी, मुतादिद हलाकतों का जाहिर किया गया है खदशा। गैर मुल्की NGO की गाड़ी पर इस्राएली हमले में 7 इमदादी कारकुन हलाक। हमास ने कहा गजा को इमदाद पहुंचाने वालों को खौफजदा करना है इसराइल का मकसद। आलमी पैमाने पर इसराइल की शदीद मजम्मत। तुर्की के शहर इस्तांबुल के नाइट क्लब में लगी भयानक आग। आतिशबाजी के वाक़े में 29 अफराद की मौत। रिनोवेशन के हो रहे थे काम। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने बातों बातों में कह दी बड़ी बात। कहा ये इलेक्शन सिर्फ रस्मी कार्रवाई है, वरना इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। और आज शाम तक जेल से बाहर आएंगे आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह। पासपोर्ट सरेंडर करने और ED को अपने हर दौरे के बारे में बताने की शर्त पर मिली जमानत। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए VPN चैनल।